हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, पिछले चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया था साउंड। पिछले लेक्चर में साउंड को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो साउंड डिस्कस करने से पहले हम लोगों ने प्लान किया था कि साउंड इज ए वेव और व्हाट इज विच टाइप ऑफ वेव। साउंड एक वेव है, तो अगर साउंड एक वेव है तो किस टाइप की वेव है। तो हम लोगों ने उस समय डिस्कस किया था कि साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव। फिर क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि अगर व्हाट इज वेव, तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि सबसे पहले हम वेव को देखें, डिस्कस करेंगे। और वेव डिस्कस करने के बाद जितने भी उसके एस्पेक्ट्स होंगे, उसके अलग अलग एस्पेक्ट को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग, हमारा एजेंडा था वेव। तो वेव में हम लोगों ने देखा व्हाट इज वेव। तो हम लोगों ने डिफाइन किया था पिछले लेक्चर में कि वेव इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट्स ए ट्रांसफर फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल विदाउट चेंज इट्स ओरिजिनल प्लेस ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल का जो मीन पोजीशन होता है, पार्टिकल वाइब्रेट तो करता है लेकिन अपने प्लेस से, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक वो ट्रांसफर नहीं होता है। उसमें सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर होता है। तो हम इसको वेव का, वेव के फॉर्म में जाने। अब काइंड्स ऑफ वेव, तो काइंड्स ऑफ वेव में हम लोगों ने डिफाइन किया था ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ट्रांसवर्स वेव में अगर जो भी पार्टिकल होते हैं तो पार्टिकल अपने इस मीन पोजीशन से, अपनी मीन पोजीशन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होते हैं। एक बार अप साइड, फिर डाउनवर्ड, फिर अपवर्ड, फिर डाउनवर्ड। और ऐसे करके एनर्जी इस फॉर्म में आगे प्रोपोगेट करती है। इसको हम लोग ट्रांसवर्स वेव के नाम से जानते हैं। अब ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, तो जो पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से मैक्सिमम पॉइंट तक अगर मूव करता है पॉइंट, तो उसको हम क्रेस्ट कहते हैं। और मीन पोजीशन और क्रेस्ट के जो बीच का डिस्प्लेसमेंट होता है, इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, एम्पलीट्यूड। हम आगे इसके बाद हम उसी पे डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज एम्पलीट्यूड। फिर ट्रफ, तो डाउनवर्ड में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग टू ऑसिलेटरी मोड ड्यूरिंग द ऑसिलेशन इज कॉल्ड ट्रफ। इसके बाद हम इसका देखेंगे कि पार्टिकल का टाइम पीरियड कितना होता है, फ्रीक्वेंसी कितना होता है। सेम एज हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव, अब यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। तो हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल वेव में देखे थे कि जैसे इसमें हम लोगों ने देखा कि पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है, ऑसिलेट करता है। वहीं अगर लॉन्गिट्यूडिनल वेव है तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव में पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से पैरेलल डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है, या इसमें ऑसिलेशन होता है। जिस वेव में या जिसमें पार्टिकल का अपने मीन पोजीशन से पैरेलल डायरेक्शन में वाइब्रेशन या फिर पैरेलल डायरेक्शन में ऑसिलेशन होता है, उसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। जैसे एक एग्जांपल्स हम लोग उस दिन भी देखे थे कि इंस्ट्रूमेंट की, अगर जैसे कोई अगर ये पार्टिकल है तो इस कंडीशन में इसमें रेयर फ्रैक्शन हो रहा है, फिर इसको पास लाया तो कंप्रेशन हो रहा है। रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, ये जो फिजिकल फिनोमिना है, इसको, इस फिनोमिना को हम
लॉन्गिट्यूडिनल वेव के नाम से जानते हैं। अब दो चीज इसमें क्वेश्चन एराइज होता है। एक क्वेश्चन एराइज होता है कि व्हाट इज कंप्रेशन एंड व्हाट इज रेयरफेक्शन। तो जब लॉन्गिट्यूडिनल वेव में पार्टिकल पैरेलल डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है तो इसमें इसको हम जो ये सी है, सी को हम कंप्रेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब पार्टिकल में कंप्रेशन होता है, जैसे इसको देखिए, अगर इसके एक एक सिंगल पार्टिकल अगर हम सपोज कर लें तो अगर इनमें रेयरफेक्शन हो रहा है तो रेयरफेक्शन हो रहा है तो इनमें पार्टिकल के जो पार्टिकल का वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर रहा है, जब वाइल इसका जो डेंसिटी है वो डिक्रीज कर रहा है। जैसे अगर हम सपोज कर ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 पार्टिकल हमने एज्यूम कर लिए इसमें। अब यही 15 पार्टिकल अगर इनको पास लेके आ रहे हैं तो इनमें हो गया, इनकी डेंसिटी बढ़ गई। अदरवाइज उतने ही पार्टिकल का अगर हम डिस्टेंस बढ़ा दें तो डेंसिटी डिक्रीज हो गई और वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। तो कंप्रेशन में भी ऐसा ही कुछ होता है। अगर कोई भी कंप्रेशन है तो कंप्रेशन में पार्टिकल का वॉल्यूम इंक्रीज करता है। ये इंक्रीज के सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और वहीं डेंसिटी डिक्रीज होती है। तो कंप्रेशन के फिनोमिना में जब लॉन्गिट्यूडिनल वेव पैरेलल डायरेक्शन में प्रोपोगेट करते तो कंप्रेशन में वॉल्यूम इंक्रीज करता है और जबकि डेंसिटी डिक्रीज होती है। वही रेयरफेक्शन की फिनोमिना में अगर देखें, हम इसको कहीं और डायरेक्शन में यहाँ ले आके देखेंगे, यहाँ पे भी दोनों चीजें एक ही साथ इनमें घटित होंगी। वॉल्यूम और डेंसिटी दोनों घट रहे हैं, यहाँ पे भी दोनों फिनोमिना एक ही साथ कंडक्ट होंगी। जैसे यहाँ पे डेंसिटी और वॉल्यूम की फिनोमिना एक साथ कंडक्ट हो रही थी, सेम एज यहाँ पे भी वॉल्यूम एंड डेंसिटी की फिनोमिना कंडक्ट होगी। बट यहां पे रेयरफेक्शन में यहां पे कंप्रेशन में वॉल्यूम डिक्रीज होगा और डेंसिटी इंक्रीज होगी। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। कंप्रेशन में वॉल्यूम डिक्रीज होगा और डेंसिटी इंक्रीज होगी। क्लियर? रेयरफेक्शन में वॉल्यूम इंक्रीज करेगा और डेंसिटी डिक्रीज करेगी, जैसे कि मैंने दिखाया था आपको। तो रेयरफेक्शन में वॉल्यूम इंक्रीज करेगा और डेंसिटी डिक्रीज होगी। और इस प्रोसेस में वेव अगर ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, ये ऐसे वाइब्रेट किया, फिर कुछ ऐसे वाइब्रेट किया, फिर वाइब्रेट किया और ऐसे 1 बाय 1 करके लॉन्गिट्यूडिनल वेव प्रोपोगेट करती है। यहां पे भी हम सेम है वैसे ही वेवलेंथ, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ऑसिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। अब इन सब के बाद हम छोटे छोटे डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। डिस्कस के लिए अगर हम आगे अगर बढ़े
तो अब इस फिगर को हम इरेज करेंगे किसी एक साइड से, और इरेज करने के बाद एक बार और आपको बता दें, लॉन्गिट्यूडनल वेव में पैरेलल वाइब्रेशन होता है, और पैरेलल वाइब्रेशन में कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन जैसी फिनोमिना कंडक्ट होती है। जब कंप्रेशन होता है तो उस कंडीशन में वॉल्यूम डिक्रीज होता है और डेंसिटी इंक्रीज होती है। सेकेंड, अगर रेयर फ्रैक्शन है तो रेयर फ्रैक्शन में वॉल्यूम इंक्रीज करेगा और डेंसिटी डिक्रीज होगी। और इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल वेव में पार्टिकल वाइब्रेट करता है और साउंड एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक प्रोपोगेट करता है। तो अभी हम साउंड की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोगों ने देखा लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो इस तरह से काइंड्स ऑफ वेव में ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव हमारा क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, छोटी छोटी डेफिनेशन जो कि हम लोगों की हैं उनके तरफ हम ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑसिलेशन। तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं यहाँ तक। अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो आप कॉपी में फिगर बना सकते हैं, फिगर बना के आप देख सकते हैं, या किसी एक साइड हम इसी को इरेज कर दे रहे हैं और ये फिगर रहेगा तो आपको हम समझाने और बारी बारी से देखते रहेंगे। तो ये टू काइंड्स ऑफ वेव में ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव का डिस्कस किया गया है। अब यहाँ पे हम देखेंगे एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? देखिए, अगर कोई पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है, ये मीन पोजीशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इनके बीच का डिस्टेंस जो भी है इसको हम कहेंगे एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट of particle from its mean position। ये हमारा एम्पलीट्यूड हो गया। इसको इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ए। ये हमारा एम्पलीट्यूड हो गया। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये इसका टर्म यहां से लेकर के यहां तक है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। इट्स रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ए। इट रिप्रेजेंटेड, कोई भी पार्टिकल है अपने इस मीन पोजीशन से जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, ये डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है। क्रेस्ट और मीन पोजीशन के बीच का डिस्टेंस हो या ट्रफ और मीन पोजीशन के बीच का डिस्टेंस हो, दोनों केस में हम एम्पलीट्यूड कहेंगे। सेम एज अब हम बात करेंगे ऑसिलेशन।
oscillation during the vibration of particle। देखिए ये अगर पार्टिकल है तो यहां से एक बार ये मैक्सिमम पॉइंट पे गया और दूसरा यहां से डाउनवर्ड मैक्सिमम गया। ये इनिशियल स्टेट, मैक्सिमम, इनिशियल स्टेट, और फिर यहां से डाउनवर्ड और फिर यहां पे आया। तो हम कह सकते हैं मैक्सिमम, तो पार्टिकल मैक्सिमम को हम मैक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, मैक्स, मिनिमम और फिर मिनिमम टू मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम, मैक्सिमम से मिनिमम और मिनिमम टू मैक्सिमम। ये होता है ऑसिलेशन। क्लियर? टाइम पीरियड प्यारे बच्चों आपको बताते हैं ये छोटी छोटी डेफिनेशन है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और इनका जो यूज है आपको हर जगह क्लास 11th क्लास 12th के हर फिजिक्स में मिलेगा। ये बस डेफिनेशन सेम होगी, पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। जैसे अल्टरनेटिंग करंट में अगर आप पढ़ेंगे वहां पे फ्रीक्वेंसी यही मिलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सेम टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी, सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जहां भी आप इस तरह की कंडीशंस देखेंगे वहां पे आपको एम्पलीट्यूड, ऑसिलेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगा। बस चेंज क्या होगा कि पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, कहीं माइक्रोस्कोपिक की बात कर लेगा, कहीं माइक्रोस्कोपिक एस्पेक्ट में बात कर लेगा। क्लियर? टाइम पीरियड, अब टाइम पीरियड को हम ध्यान से देखेंगे। सपोज किया कि ये पार्टिकल 0 डिग्री पे है, ये हम पिछले की भांति π/2, पाई, 3π/2, 2π, 5π/2, 3π। क्लियर? अब देखेंगे हम अगर कोई पार्टिकल ऑसिलेशन कर रहा है, क्लियर, तो हम सपोज किए कि ये पार्टिकल यहां से इसको हम ले लेंगे, टाइम पीरियड को यहीं पे देख लेते हैं। अगर सपोज किया कि पार्टिकल O से P से होते हुए पाई तक गया, क्लियर, पार्टिकल कहां से वाइब्रेट करना शुरू किया, 0 से पाई तक। क्लियर? तो हम एक फिगर खींच लेंगे, पार्टिकल 0 से वाइब्रेट किया और पाई तक वाइब्रेट किया, और फिर देखिए ये पाई से 2π तक ऑसिलेट किया। क्लियर? तो हम इस पाई को यहां से लेकर के ये पाई, तो इधर पाई प्लस पाई इज इक्वल टू 2π। क्लियर? और 0 to पाई to 2π एक कंप्लीट ऑसिलेशन, ये पार्टिकल का ऑसिलेशन है, ध्यान रखिएगा। अगर सर्किल पे है तो सर्कुलर पाथ हो जाएगा, रिवोल्यूशन हो जाएगा। यहां पे पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, तो पार्टिकल के द्वारा एक कंप्लीट ऑसिलेशन में जितना टाइम लगता है उसको हम उस पार्टिकल का क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। क्लियर? क्या? अगर कोई पार्टिकल है, जैसे ये उसका मीन पोजीशन है और यहां से ऑसिलेट करते हुए जैसे यहां गया, फिर यहां से यहां आया, फिर यहां आया और फिर यहां से यहां आया, एक कंप्लीट ऑसिलेशन हो गया।
इसमें जो भी टाइम लेगा उसी को उस पार्टिकल का टाइम पीरियड कहा जाएगा। यहाँ पे पार्टिकल कंडीशन कुछ और है, तो इसका टाइम पीरियड हम इस तरह से हमने फिगर बनाया, ये पाई और प्लस पाई। हालांकि ये जो सिंबल है ये वेव का है, क्लियर। तो कंप्लीट पार्टिकल के द्वारा एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में जितना टाइम लगता है उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल। तो टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट ऑसिलेशन, तो इसको हम यहां से लिख देते हैं टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट ऑसिलेशन। कंप्लीट ऑसिलेशन is called time period. It is represented by factor T. एक डेफिनेशन हमारी ये हो गई, दूसरी डेफिनेशन, थर्ड डेफिनेशन। फ्रीक्वेंसी, अगर जैसे हम एक ऑसिलेशन देख रहे थे और ऑसिलेशन में पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से कुछ पॉइंट ए तक गया, फिर पॉइंट ए से ओ पे आ गया, फिर ओ से बी और फिर बी से ओ, वन कंप्लीट ऑसिलेशन। और इस कंप्लीट ऑसिलेशन में जितना टाइम लिया पार्टिकल वाइब्रेट करने में, इसको हमने कहा टाइम पीरियड। अब यहां पे वो बात नहीं है, यहां पे पार्टिकल वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा। सपोज क्या, ए गया, ए से ओ, फिर बी से ओ, फिर ए से बी, ओ, फिर ओ से बी, फिर बी से ओ से ए से ओ से बी और बी से ओ। सपोज किया कि 5 ऑसिलेशन इसने कंप्लीट किया। ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ ऑसिलेशन नहीं, नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन बाय पार्टिकल इन 1 सेकेंड आर कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। या यूं हम डिफाइन करें तो पर सेकेंड कंप्लीट ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर। तो हम यहां पे फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करेंगे। फ्रीक्वेंसी, number of complete oscillations, number of complete oscillation in per second by particle. It is represented by nu। अलग अलग किताबों में इसको अलग अलग राइटर ने डिफरेंट सिंबल से रिप्रेजेंट किए हैं। जैसे एक न्यू, कुछ साइड बुक ने इसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किए हैं, और कुछ
बुक्स में स्मॉल एफ से इसको रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये सिंबल यूज करने के लिए आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो प्यारे बच्चों, एक बार आप इसको जल्दी जल्दी एक बार और हम रिमाइंड कर लेते हैं, व्हाट इज एम्पलीट्यूड। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन is called amplitude. It is represented by small a. ऑसिलेशन, कोई भी पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से मैक्सिमम पॉइंट पे जाता है, फिर मैक्सिमम से मिनिमम और मिनिमम से मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम से मिनिमम और मिनिमम से मैक्सिमम की फेनोमिना को हम ऑसिलेशन कहते हैं। क्लियर? टाइम पीरियड, complete time taken by particle to complete oscillation is called time period. फ्रीक्वेंसी, जब कोई भी पार्टिकल 1 सेकेंड में जितना ऑसिलेशन करता है उसको उस पार्टिकल का फ्रीक्वेंसी कहते हैं। नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन इन पर सेकेंड बाय द पार्टिकल इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर? ये कुछ छोटी छोटी और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अब इनके बाद एक जो और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसको हम इरेज कर रहे हैं और आप आराम से चाहें तो पॉज करके डेफिनेशन नोट कर सकते हैं, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं, आपके हाथ में है। एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। इन दोनों में जो रिलेशन होता है यह इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t या यह इज इक्वल टू 1/t। यहाँ पे अगर हम कुछ कांस्टेंट ले लें तो कांस्टेंट को हम k इज इक्वल टू अगर 1 लिख दें तो यह इज इक्वल टू 1/t। इन दोनों में रिलेशन हो गया। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। आर या इंटू टी इज इक्वल टू 1, एफ इंटू टी इज इक्वल टू 1। अगर एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म में इसको अगर हम डिफाइन करें, इफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई। ये फ्रीक्वेंसी हो गया और ये किसमें हो गया, वो एंगुलर वेलोसिटी। ये भी एक फार्मूला है। अगर इसको हम यहाँ से कुछ इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लें और इसको कर लें सेकेंड, तो यह के प्लेस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट
इस यफ के प्लेस पे हम ओमेगा अपॉन 2 पाई पुट कर देंगे, तो मिल जाएगा हमको ओमेगा अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, और टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। ये हो जाएगा हमारा टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी अगर कहेगा तो फ्रीक्वेंसी इसका वाइस वर्सा हो जाएगा। तो ये हमारा टाइम पीरियड हो गया और ये हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया। क्लियर? तो ये छोटे छोटे रिलेशंस हैं जो क्लास 9 में छोटे छोटे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यूज किए जाते हैं, या कभी मान लीजिए क्लास 11th या में आप किसी तक छोटे छोटे एग्जाम या अच्छे खासे जैसे CHS हो गया या कभी नवोदय वगैरह का, तो वहाँ पे ये सब रिलेशन छोटे छोटे पूछे जा सकते हैं। और ख़ास करके वो जो मैंने थोड़ी देर पहले अभी जिसका अपने कुछ टाइम पहले डिस्कस किए कि कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन क्या होता है। तो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन हम लोगों ने देखा कि कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन में जैसे हम लोगों ने देखा कि कंप्रेशन में डेंसिटी इंक्रीज हो रही थी, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा था, और रेयर फ्रैक्शन में डेंसिटी डिक्रीज हो रही थी और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था। ये केसेस छोटे छोटे एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से हमारा अब तक के इस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किए हैं कि व्हाट इज वेव, वेव को डिफाइन किया, फिर वेव के बाद हम लोगों ने देखा काइंड्स ऑफ वेव। तो काइंड्स ऑफ वेव में हम लोग जैसे डिस्कस किए ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, और उनके अलग अलग एस्पेक्ट्स को हम लोग अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किए। इसके बाद सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन जैसे एम्पलीट्यूड हो गया, ऑसिलेशन हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, टाइम पीरियड हो गया, और इसके बाद हम लोग देखिए यहाँ पे रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। ये हमने रिलेशन यहाँ पे लिखा, और रिलेशन के बाद फिर ई एंगुलर वेलोसिटी, वी नो दैट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू 2 पाई है। तो इसके पॉइंट, तो फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी में एक रिलेशन हो गया, और यहाँ पे टाइम पीरियड और एंगुलर वेलोसिटी में हम लोगों ने अब तक एक रिलेशन रिप्रेजेंट किए हैं। तो इस तरह अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक बचता है वो बचता है काइंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ वेव। तो क्लासिफिकेशन ऑफ वेव इज आल्सो ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस टॉपिक साउंड। तो साउंड को समझने के लिए क्लासिफिकेशन ऑफ वेव भी देखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसको आप नोट करिए, आपको 30 सेकेंड का मौका दे रहे हैं, और इसके बाद आप पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके फिर हम अभी 15-20 सेकेंड में क्लास को फिर क्लासिफिकेशन ऑफ वेव स्टार्ट करेंगे। So welcome back again in next topic classification of wave. तो
सो अब तक हम लोगों ने डिस्कस किया वेव में व्हाट इज वेव, काइंड्स ऑफ वेव। अब यहां पे हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में जो फर्स्ट हमारा वेव होगा इसको हम लेंगे मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैटर रिपल वेव। मैकेनिकल वेव की जो सबसे स्पेशल फीचर है इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, या इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इन टॉपिक्स को हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। मैकेनिकल वेव्स में एक तो जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैकेनिकल वेव को प्रोपोगेट करने के लिए हमेशा ऑलवेज रिक्वायर्ड टू मीडियम। मैकेनिकल वेव रिक्वायर्ड एक टू मीडियम की रिक्वायर्ड रिक्वायर अ मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है मैकेनिकल वेव में। मैकेनिकल वेव कैन बी नेवर प्रोपोगेट विदाउट मीडियम। मैकेनिकल वेव को प्रोपोगेट करने के लिए हमेशा मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर? एक और इसका कैरेक्टरिस्टिक का मैकेनिकल वेव कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक में मैकेनिकल वेव ट्रांसवर्स वेव, और प्लस मैकेनिकल वेव ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव दोनों फॉर्म में पाई जाती है। ये मैकेनिकल वेव का स्पेशल कैरेक्टर है कि मैकेनिकल वेव हमेशा ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव दोनों फॉर्म में प्रोपोगेट करती है। कैसे करती है, जब हम साउंड पढ़ेंगे तो वहां पे और विस्तार से डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी के लिए हम इतना देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वेव। अब इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कैरेक्टरिस्टिक। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमेशा ट्रांसवर्स
ट्रांसवर्स फॉर्म में पाई जाती है। प्यारे बच्चों, मैटर वेव, ये भी मैटर वेव एक अलग से पार्ट है, इसको हम क्लास 9 के स्टैंडर्ड पे हम डिस्कस नहीं कर सकते, कंफ्यूजन होगा, तो इस पे हम कोई डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं। रिपल वेव इसको भी छोड़ दे रहे हैं, टाइप ऑफ वेव होती है, लेकिन क्लास 9th के स्टैंडर्ड से ना तो हम इसको समझा सकते हैं और ना इसको तो खैर समझा भी सकते हैं, लेकिन इसको समझाना या आपको समझना क्लास 9th के स्टैंडर्ड पे काफी टफ है। क्लियर? तो अभी के लिए हम सिर्फ 2 का डिस्कस, क्लासिफिकेशन ऑफ वेव, एक बार और हम इसका समरी देख लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ वेव में मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैटर वेव, रिपल वेव। मैकेनिकल वेव always propagate through the medium. Mechanical wave can never propagate without medium. Clear? Require a medium. मैकेनिकल वेव को हमेशा मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैकेनिकल वेव, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैकेनिकल वेव में हमेशा मैकेनिकल वेव ट्रांसवर्स फॉर्म में भी प्रोपोगेट करता है और लॉन्गिट्यूडिनल वेव में भी प्रोपोगेट करता है। क्लियर? यहाँ पे दोनों फेनोमिना कंडक्ट होंगी मैकेनिकल वेव में, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल, और हम ये कहें कि इन दोनों को लेकर के जो वेव बनता है उसको हम मैकेनिकल वेव कहेंगे। क्लियर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो कैरेक्टर होता है वो वनली, इसको हम लिख देंगे वनली ट्रांसवर्स फॉर्म में होता है, यानी इसमें क्रेस्ट और ट्रफ की फेनोमिना देखी जाती है। इसके बाद मैटर वेव और रिपल वेव को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते हैं, हमने पहले भी बताया, अब भी कर रहे हैं। तो इस तरह से आज का हमारा लेक्चर यहाँ से हम कंप्लीट हो गया। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक या लेक्चर नंबर 3 हम जब लेके नेक्स्ट टाइम आएंगे तो वहां से हम अब सीधे डिस्कस करेंगे साउंड। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा साउंड। अब साउंड में हम फिर डिस्कस करेंगे व्हाट इज साउंड, क्लास टाइप ऑफ साउंड। क्लियर? और साउंड किस किस मीडियम में, किस किस कंडीशन में कैसे कैसे प्रोपोगेट करेगा, और इसके बाद फिर हम आगे देखेंगे साउंड, टाइप ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, क्लियर, एंड सो मेनी एप्लीकेशंस ऑफ साउंड। फिर साउंड इफेक्टेड बाय डिफरेंट कंडीशन फॉर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर एंड एक्सेट्रा। Clear? So thank you so much for watching this video. So we shall come next day and next topic. Our topic is sound. Thank you so much.